तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का जो सेट नंबर 2 है, इसका आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो 2024 के जो सातों सेट हैं, सातों सेटों का मैंने कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सभी वीडियो आपको एक क्रम से मिल जाएगा, वहाँ से आप बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर 2023 का जो सेट नंबर 2 है, इसका कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पेपर का संकेतांक है आपका 824 के। ठीक है, और 70 नंबर का पूर्णांक दिया गया है और जो समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग खंड अ देखेंगे, जो कि टोटल बहुविकल्पी प्रश्न होगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 20 को आपको OMR शीट में भरना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में। ठीक है, यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होता है प्रति मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या फिर प्यारे बच्चों, इसी का एक और मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर, ये भी आपको याद रखना है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में चाहे ये प्रति मीटर मिले या फिर डायोप्टर मिले, तो इसी पे टिक करना है। कोई भी लेंस है और लेंस की क्षमता की जो इकाई यानी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर यानी प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। या इसी को कुछ इस तरह से भी कह देगा, प्रति मीटर को इस तरह से मीटर इनवर्स भी लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे प्रति मीटर कहे या डायोप्टर कहे या फिर मीटर इनवर्स कहे, तो बस आपको यही लगाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि किसी श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है, तो प्यारे बच्चों बैगनी रंग में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, मैंने प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण पूरा पढ़ा रखा है, यानी कि आपके जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सभी के मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर स्टार लगा के चौथा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, यानी सूर्य कब श्वेत प्रतीत होता है, कब दिखाई देता है सफ़ेद रंग का, तो दोपहर के समय में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चनों पर स्टार लगाया गया है ना, वो क्वेश्चन हमारे सिलेबस से नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा गया है, नोट, स्टार वाले लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक्स NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो जिन पर स्टार लगाया गया तो उन सभी टॉपिकों को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध उसकी निम्नलिखित किन बातों पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि प्यारे बच्चों, जब मैंने ओम का नियम पढ़ाया था तो वहाँ पर प्रतिरोध की निर्भरता भी बताया था। इसमें कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि कब चार विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या कहते हैं, जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका परिणामी जो प्रतिरोध यानी कि जो तुल्य प्रतिरोध का मान निकल के आता है वो न्यूनतम आता है और श्रेणी क्रम में अधिकतम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभी को समानांतर यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए तब। ठीक है, ये हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है
कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग उपभाग 2 देखेंगे, जो कि आपको केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। इसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो प्यारे बच्चों पोटेशियम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। ठीक है, तो एल्कीन की पहचान कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? इसमें पहचान ये होती है कि जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड बना होता है तो वो हमारा एल्कीन होता है, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो एल्काइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड बना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी एल्कीन यही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो पीएच मान संभव है? नीला कर दे रहा है प्यारे बच्चों, यानी लाल लिटमस पेपर को, तो यहाँ पर देखो एक टिक होती है छलनी, छलनी, तो छ से हो गया प्यारे बच्चों क्षार, और ल से हो गया लाल, और नी से हो गया नीला, यानी कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ये देखो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है कौन, क्षार। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक जो पीएच मान होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी 8 वाला हमारा क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, तो इतना इसका पीएच मान संभव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों इसमें एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, तो प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण होता है। ठीक है, मैं केवल वही ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ जो आपके विकल्प में सही है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पढ़ने के लिए इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन विकल्प पढ़ूँ, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों जब हमारा क्या होता है, उभय अपघटन होता है, ठीक है, तब नए यौगिक बनते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उभय अपघटन। ठीक है, अब हम लोग बच्चों यहाँ पर उपभाग 3 देखेंगे, जो कि यहाँ से आपके जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पूछा जाता है कि पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, और ये क्वेश्चन पढ़ के जाना जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। ठीक है, ये पढ़ के जाना, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर पढ़ लेना, और फिर इसके बाद और एक क्वेश्चन है स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस पढ़ के चले जाना है। ठीक है, और सिरा और धमनी में अंतर पढ़ लेना, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो प्यारे बच्चों जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था? तो प्यारे बच्चों मटर के लिए किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मेंडल के बारे में पूछ सकता है कि इसमें पूछ सकता है कि आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका मानव में मादा जनन का भाग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 में देखिए कहा जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो प्यारे बच्चों ये सभी जितने कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये स्टार लगा के दिया है, ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको छोड़ दे रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा? तो ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी देखो ये स्टार लगा के दिया है, तो इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो खंड ब में कह रहा है वर्णात्मक प्रश्न है, और इसमें उपभाग 1 और उपभाग 2, 3 ऐसे करके बटा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे हैं, यानी कि एक मोटर बाइक पर क्या हो रहा है, पीछे से आ रहे हैं। कह रहा है किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर से यानी मोटर बाइक से कितनी 4 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर और कहाँ बनेगा। ठीक है, और इसका किरण आरेख भी बनाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उत्तल दर्पण बनाएंगे सबसे पहले। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर का जो भाग धंसा होता है उसको कलई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अब इसका ये मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, और इसका वक्रता त्रिज्या ये मान लेते हैं, और ये मुख्य फोकस मान लेते हैं इसका। ये वक्रता केंद्र और ये मुख्य फोकस हो गया, और ये दर्पण का ध्रुव पी हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रश्न में जो इसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर, वो आपको दे रखा है कितना, 2 मीटर दे रखा है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुवीय और केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया। और कहा गया कि इससे 4 मीटर दूरी पर कोई एक बाइक खड़ी है या कोई एक कार खड़ा है, तो इसका मतलब जो कार है वो वस्तु का काम करेगा। तो यू बराबर आपको कितना देना होगा, 4 मीटर ध्रुव से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका किरण आरेख खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम ये क्या करें, ये हमारा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण बच्चों अगर भेजें तो वो क्या होगा, कुछ इस तरह से होकर के चला जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आभासी लाइन द्वारा खींच के मिलाएंगे, तो ये किससे होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य फोकस से होकर के जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भेजेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो जहाँ पर ये दोनों बच्चों प्रकाश यानी दोनों किरणें काटी हैं, वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम कहते हैं ये वस्तु ए है और ये बी है, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि ये कितनी दूर, वी का मान पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूरी पर बना है। ठीक है, ठीक है, तो यही वी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या क्या दिया गया है उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। यहाँ पर वस्तु की दूरी दे रखा है यू बराबर 4 मीटर। ठीक है, ये दर्पण के बाएं साइड है, तो इसलिए क्या नाम है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये माइनस चिन्ह लिया जाएगा बाएं साइड। ठीक है, तो -4 मीटर हो जाएगा। और ये वक्रता त्रिज्या देख रहे हो, ये दाएं साइड है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इससे हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। इससे हम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर f बराबर r की जगह पे कितना रखेंगे, 2 और बट्टा 2 काट देंगे, तो फोकस दूरी आ गई कितनी, 1 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है बच्चों, उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। ठीक है, इसी में अब मान रख दो। ये हो जाएगा 1/1, f का मान 1 आया तो 1 हो जाएगा, और बराबर 1/v, v का मान निकालना है, और ये हो जाएगा आपका -1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -4 रखेंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को बच्चों हम कहाँ पे लाएंगे, इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1/v बराबर, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/4। ये हो जाएगा, इनका क्रॉस गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर, यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4 और बट्टे 4 एकम 4 प्लस 1। ठीक है, और ये 4 एकम 4, तो ये जुड़ जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्रॉस गुणा करा दें तो v का मान निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा v बराबर, फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इनका भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से v बराबर ये हो जाएगा, भाग जाएगी नहीं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8×25 = 40, 5×8 = 40, तो यानी कि ये हो जाएगा, यानी कि 0.8 आ जाएगा ये मीटर। यही हमारा आंसर होगा।
यानी कि जो ये प्रतिबिंब बना है ना, ये दर्पण से 8 मीटर दाएं साइड बना है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दर्पण के पीछे बना है, 8 मीटर दर्पण के पीछे बना है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको किरण आरेख बनाने के लिए कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अनंत दूर तक देखने के लिए किस प्रकृति का लेंस उपयोग करना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, अवतल लेंस उपयोग किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष से निकट दृष्टि दोष का निवारण में प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि इसमें हम कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, अवतल लेंस उपयोग करते हैं, ठीक है। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दूरदर्शिता, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। पूरी साइंस आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। कुछ बायो के और चैप्टर जो थे उसको मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चे देखो, जो अगर निकट दृष्टि दोष कहता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहता है, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो वस्तु की स्थिति लेते हैं वो अनंत पर लेते हैं, ठीक है। तो u बराबर अनंत। अब यहाँ पर देखो, जो 100 अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है या पढ़ सकता है, लिख सकता है, कुछ इस तरह से प्रश्न में कहेगा, तो वो आपका v का मान दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी u निकट दृष्टि दोष में u का मान यानी वस्तु की दूरी अनंत होती है, ठीक है, ये फिक्स होता है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा v बराबर आपका 100 यानी कि -100 कितना मीटर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें हमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें f का मान पूछा गया है, ठीक है। तो f का मान निकाल लेते, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चे, जो ये दर्पण सूत्र होता है, बस ये प्लस की जगह माइनस कर दो तो ये आपका लेंस सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखिए, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v प्लस माइनस 1/u से। अब इसी में रख करके हल कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान यहाँ पर आपको दे रखा है -100, तो ये हो जाएगा -100 और माइनस 1/u, u का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका भाग कर देंगे 0 हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा ये आपका -1/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो f बराबर कितना हो जाएगा, -100 मीटर हो जाएगा। ये अब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगले प्रश्न में देखिए, कहा जा रहा है कि ओम के नियम क्या हैं, इनकी व्याख्या संबंधित कुछ विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने ओम का नियम और विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए, ठीक है। लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ये वाला क्वेश्चन देखिए, स्टार पॉइंट लगा के दिया गया है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। अब उपभाग 2 देखेंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी कि ये जो चार्ट दी गए हैं ना, इनकी हमें प्यारे बच्चों क्या करनी है, संरचना प्रदर्शित करनी है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया प्रोपेनल। तो प्रोपेनल यानी अल किस में जोड़ा जाता है, एल्डिहाइड में जोड़ा जाता है। और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, C+O और सिंगल बॉन्ड H, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब कि इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, और प्रोपेनल है तो प्रोपेन का मतलब कि इसमें 3 कार्बन भी होंगे। तो एक कार्बन तो क्रियात्मक समूह का हो जाएगा, 2 कार्बन और जोड़ देना होगा, ठीक है। तो इसका देखो चित्र हो जाएगा, इसका बच्चों हो जाएगा पहले वाले का, प्रोपेनल का ना, प्रोपेनल। तो इसका हो जाएगा आपका 2 कार्बन इधर जोड़ दीजिए, ठीक है, और एक O इधर लगा दिया, H इधर लगा दिया, बाकी जो साइड खाली हो रहे हैं उधर H जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपेनल का संरचना, ठीक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 2 मेथिल 2 पेंटेन ओइक अम्ल, ओइक अम्ल इसमें जा रहा है। तो ओइक अम्ल किसमें होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। इसका क्रियात्मक समूह होता है COOH होता है, या फिर इसका होता है C+O और सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है, ठीक है। बात समझ आ रही। तो यही हमें क्रियात्मक समूह इसमें जोड़ना है। चलिए इसको जोड़ देते हैं।
बी वाले यानी कि दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन ये 2 मेथिल 2 पेंटेनोइक, इसी का हमें संरचना बनाना है। तो इसमें पेंटेनोइक अम्ल आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसमें 5 कार्बन होंगे। तो एक कार्बन तो क्रियात्मक समूह का हो जा रहा है, एक कार्बन यानी 4 कार्बन हमें और जोड़ने होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है उसकी जगह आप हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा H H H H, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा प्रोपीन का बनाना है। ठीक है, तो प्रोपीन यानी कि इसमें एल्किन समूह जुड़ा है। ठीक है, तो एल्किन समूह आप कुछ इस तरह से कर दीजिए सी वाले में, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए और यहाँ से ये, तो यहाँ से देखो। ठीक है, तो ये हो जा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया है ना, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोपीन का हो गया। अगला जो है इसमें प्यारे बच्चों कह रहा है कि 2 मेथिल ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल यानी इसमें आल जोड़ा गया तो यानी एल्कोहल समूह होगा और इसमें क्या होगा OH जुड़ेगा समूह। तो इसमें देखिए इसका डी वाले का, डी में कह रहा है कि 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल का है। तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 मेथिल हो जाएगा और एल्कोहल समूह यहीं पर जोड़ दो क्योंकि 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल है और यहाँ पर हो जाएगा CH2 और यहाँ पर लास्ट में CH3। ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये वाला 6वां क्वेश्चन स्टार लगा के है, तो ये भी सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो ये सभी अभिक्रिया दिया गया है और इनके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस क्या बना करके जिप्सम बनाएगा, तो इसमें जल भरा जाएगा यानी जल के साथ क्रिया करके जिप्सम बनाएगा। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे यानी HCl, आपको हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख देना। ठीक है, HCl लिखा जाएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चे जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं यानी CO2 बनाते हैं, तो आपको हिंदी में लिख देना CO2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा HCl। ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाएगा, यहाँ पे लिख देना बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और प्लस सोडियम आयोडाइड मिल करके सोडियम नाइट्रेट और यहाँ पर क्या बनाएगा सिल्वर आयोडाइड बनाएगा, तो ये हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण और एसिड लेपन क्या होता है, ये सभी मैंने जितने भी 2024 के जो 7 सेट थे उन 7 सेटों में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उन सभी सेटों में से देख सकते हैं। यहाँ पर मेंडल का नियम पढ़ लेना प्यारे बच्चों, 100% है, यह आपके बोर्ड के एग्जाम में आज आएगा। ठीक है, मेंडल का नियम। बाकी ये पुष्प के में निषेचन की क्रिया किस तरह से होता है ये सभी मैंने पढ़ा रखा है, पुष्प की संरचना वाला टॉपिक, उसको देख लेना। बाकी ये नहीं पढ़ना है, स्टार लगा के दिया है। और यहाँ से प्यारे बच्चों ये देखो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा रखा, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके इसमें लिखना है, तो ये क्वेश्चन पढ़ा रखा है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।